दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और हम एक सेक्शन चला रहे थे जिसमें हम इंडियन पॉलिटी में जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको माइंड मैप के द्वारा, ताकि आप एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में उसको देख करके जा सकें और उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हमने एक जो टॉपिक बनाया था वो आपका डीपीएसपी के बारे में बनाया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और इसमें क्या है कि हम इसको टू द पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। इसको मैंने एक ही पेज में देखिएगा, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको पढ़ सकते हैं कि एक ही पेज में मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। तो फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, इसको इस आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक और संविधान के पार्ट 3 में दिया गया था। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट 12 से लेकर के 35 तक डब्बे में लिखा हुआ है और एरो बना के यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसको पार्ट नंबर 3 में भाग 3, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे आर्टिकल को 22 भागों में बांटा गया था और उसमें आपका जो अनुच्छेद थे 350 से के आसपास के अनुच्छेद थे। और उसमें से आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35, मतलब अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक केवल आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें 7 तरीके के मूल अधिकार जो है आपका संविधान में व्याख्या की गई थी, लेकिन बाद में जो आपका संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया, तो वो 7वां अधिकार था। उसके बाद संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया ये भी कभी कभी पूछता है। तो आप ध्यान रखें कि 1978 में आर्टिकल का संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन मोरारजी देसाई के सरकार के समय में। उस समय आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो अब अगर इस समय आप पूछेंगे तो इस समय स्थिति ये है कि फंडामेंटल राइट की संख्या 6 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मुख्य बातें समझते हैं। तो भाग 3 में है, पार्ट 3 में इसकी व्याख्या की गई है। इसको जो विद्वान है, जो एक आपका पॉलिटी के जानकार है, वो कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। मैग्ना कार्टा किसी एक ऐसे विशेष पत्र को कहते हैं, विशेष लेख को कहते हैं, जिससे भी किसी शासन में उसका विशेष इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया। और स्टार्टिंग में ओरिजिनली आपका 7 थे और अब इनकी संख्या 6 है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मूल स्थिति क्या थी। अब इसमें ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है 6 का नाम क्या है, 7 का नाम क्या है, ठीक है, और किस आर्टिकल में किसकी व्याख्या की गई है। तो राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, समता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में, यह पहला अधिकार है आपका। दूसरा आपका राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में इसकी व्याख्या की गई है। तीसरा आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको आर्टिकल नंबर 23 और 24 में इसकी व्याख्या की गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 में इसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में इसकी व्याख्या की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है इसमें माइनॉरिटी की बात की गई है। तो माइनॉरिटी कैसे कल्चरल और एजुकेशनल को आप राइट को प्राप्त कर सकता है, इसकी व्याख्या आर्टिकल के 29 और 30 में की गई है। छठवां नंबर आता है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 31 में इसकी व्याख्या की गई थी। 31 में कई सब सेक्शन है ABC, ठीक है। तो उतना डिटेल हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपका माइंड मैप है। तो लेकिन अब इसको डिमिनिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, अलग अलग इसके नाम है। तो कब रिपील किया गया था, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। सातवां है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब सबको संविधान के समक्ष अपना अधिकार पाने का राइट है। कोड अश्योर करता है कि हाँ आपको अधिकार मिलेगा। तो इसको कभी कभी आपने सुना होगा रिट जारी करना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास शक्तियाँ हैं जो कि रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। अगर कभी कभी आपसे पूछता है कि आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट आपका रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट आपका जारी कर सकता है। अब समझते हैं कि फ़ीचर्स क्या क्या हैं, फंडामेंटल राइट के फ़ीचर्स जो कि हम हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्राप्त है, उसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला फ़ीचर है कि सम फॉर ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे हैं जिसमें केवल भारत के नागरिक ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से दूसरा आपका है कि नॉट एब्सोल्यूट बट द क्वालिफाइड, यह भी है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो आपका एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मूल रूप से मिला हुआ है। इसमें क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे इमरजेंसी के समय में आपकी फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाती है, आर्टिकल नंबर 19, 20 और 21 को छोड़ करके सारे फंडामेंटल राइट आपके समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है। और दूसरी बात कही जाती है ना कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक कि किसी की स्वतंत्रता भंग ना हो, ठीक है। तो इसलिए भी आपका इसको बोला गया कि एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। नेक्स्ट आपका है कि सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आपका नेगेटिव कैरेक्टर के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये कोई चीज़ दे रहा है, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है। जैसे कि
आप आर्टिकल नंबर 23-24 की बात करेंगे तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन की बात है। तो मतलब क्या है कि इसमें किसी चीज़ को रोका जा रहा है कि हाँ देखो, बंधुआ मजदूरी नहीं करने देना है, बाल मजदूरी नहीं करने देना है, तो आर्टिकल नंबर 23-24 में तो ये सब कुछ है आपका निगेटिव करेक्टर। निगेटिव मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं रोका जा रहा है, मतलब ये आपको दिया नहीं जा रहा है। ये आपका जैसे बाल मजदूरी, कोई गरीब परिवार का लड़का अगर काम करना चाहता है तो उसको वहाँ से रोका जाएगा, ठीक है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने से रोका जाएगा। तो हमेशा आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ही नहीं दिखाई देगा, कुछ आपका नेगेटिव की तरफ भी दिखाई देगा। और वो नेगेटिव आपका, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि एक्सप्लॉयटेशन होता था किसी बंधुआ मजदूर का, उसके बाद आपका माइनॉरिटी के लिए दिया गया है कि माइनॉरिटी जो है वो सब सुरक्षित रहे, जैसे टैक्स पे नहीं करने का अधिकार है। तो ये सारे आपका कुछ कुछ नेगेटिव है कि आपको टैक्स नहीं पे करना है, आपको लगेगा ये तो नेगेटिव है, लेकिन नहीं, इसको आपका रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए ऐसे ऐसे बाउंडेशन दिए गए हैं कि आपको अगर रिलीजियस अफेयर में कोई पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिसएबल कैन बी सस्पेंडेड, इसमें क्या है कि ये आपका जस्टिसएबल है, मतलब कि इसको इसमें न्याय पाने की संभावना इसके आधार पर फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रखी गई है। मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट का हनन होता हुआ दिखाई देता है तो आप जा करके कोर्ट में अब जस्टिस पा सकते हैं। और कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं जिसको आपका इमरजेंसी के समय या फिर किसी विशेष विशेष प्रोविजन के समय सस्पेंड भी किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 31A का जो स्कोप है वो आपका बहुत लिमिटेड है, मतलब के केस में आर्टिकल नंबर 31A के केस में जो भी आपका फंडामेंटल राइट आता है उसका स्कोप लिमिटेड है। मतलब कई बार आपसे कहा जाता है ना कि फंडामेंटल अगर राइट आया तो उसमें क्या होता है कि और सारे लॉ जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे डिटेल में तो उसको समझेंगे। नेक्स्ट आपका है कि आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कंटोनमेंट एरिया का आपने सुना होगा, तो वहाँ पे सामान्य जैसे समाज होता है, सोसाइटी होती है, उसी तरह से आपका फ्रीडम नहीं हो सकती। अगर विशेष स्थिति है तो वहाँ पे आपको जाने से रोका जा सकेगा। तो मतलब ये भी देखो नेगेटिव करेक्टर है। आप सोचोगे कि मुझे कंटोनमेंट बोर्ड में के क्षेत्र में जाने नहीं दिया जा रहा है, ये तो मेरा मूल अधिकार का हनन है। तो इस तरह का नेगेटिव जो कैरेक्टर है वो इसलिए भी है क्योंकि जहाँ पे आपका नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पे आपका इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाना उचित है। तो इसी को बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो तर्कसंगत रिस्ट्रिक्शन है वैसे लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से मार्शल लॉ, जैसे कोर्ट मार्शल आपने सुना होगा कि मतलब कि अगर कोई भी अपराधी है तो उसको कभी कभी कोर्ट मार्शल किया जाता है, ठीक है, टेररिस्ट है तो उसको सुनवाई आपका आर्मी के अंतर्गत ही की जाती है। तो हो सकता है कि उसको भी 6 तरीके के आपको मैंने फ्रीडम बताए, जो मतलब जो भी आपका मूल अधिकार बताए, तो उसमें से सबसे स्टार्टिंग से बात करते हुए हम एक एक आर्टिकल को एक लाइन में टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको मोटा मोटी आपको पता रहे। पहला इसमें से था आपका राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 के बीच में था। तो आप देख सकते हैं 14 में मैंने लिखा है कि इक्विटी बिफोर लॉ, मतलब कि न्याय जो आपका संविधान के विरुद्ध के सामने सबको समान अवसर प्राप्त है, ठीक है। तो इक्विटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ दिए गए हैं उसमें किसी को कोई विशेष प्रोविज़न नहीं दिया गया है, मतलब सबके लिए कानून समान है। आर्टिकल नंबर 14 का साफ सुथरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या है, इसको कहा गया है आपका डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि लॉ, अगर आर्टिकल नंबर 15 की बात करेंगे तो अगर ऐसे लॉ जो कि आपका डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते होंगे, वो बहुत से ग्राउंड हो सकते हैं, मतलब किस किस आधार पे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, ठीक है, और किसी को महिला होने पे या पुरुष होने के आधार पे, या फिर किसी के प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, मतलब कि ये आदमी इस स्टेट में पैदा हुआ तो हम उसको उस तरह का फंडामेंटल राइट नहीं देंगे। तो इन सभी आधार पे अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके विरुद्ध जो आपको अधिकार प्राप्त है वो है आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत आपकी व्याख्या की गई है। अब आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत देखेंगे तो हमने लिखा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये सच है, आपको अगर सरकारी नौकरी है तो सबको सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है, मतलब कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पाने पाने के लिए समानता का अधिकार है। तो कभी कुछ लोग बोलेंगे कि फिर ये रिजर्वेशन क्या है, तो रिजर्वेशन आपका एक विशेष व्यवस्था है जिसमें कि आपको जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए जो आपका विशेष व्यवस्था की गई है वह भी आपका इक्वालिटी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 17 की अगर बात करें तो उसमें आपका अनटचेबिलिटी की बात की गई है। इसमें ये बोला गया है कि जो आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है, मतलब कि किसी भी आपका मंदिरों में लोग न जाने देना किसी विशेष जाति को, या फिर किसी अन्य पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, छुआछूत भेदभाव करना, तो ये आपका उसके विरुद्ध जो एबोलिशन है वो आपका आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत उसकी व्याख्या की गई है। अब आर्टिकल नंबर 18 की बात करेंगे तो इसमें टाइटल का एबोलिशन है, मतलब कि कोई भी आदमी कोई टाइटल अपने आगे नहीं जोड़ सकता। जिससे पहले होता था फ्रीडम के पहले, मतलब कि 1947 में स्वतंत्रता के पहले होता था किसी को सर की उपाधि दे दी गई ना, तो किसी को
नाइटहुड की उपाधि दी गई, तो ये सारी उपाधियाँ दी जाती थी, उसको अब रद्द कर दिया गया। जैसे अब भारत रत्न मिलता है, तो कई बार क्या हुआ कि 1980 में जब आपका मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अवार्ड को भारत रत्न वगैरह को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत गलत है, लेकिन बाद में इसको बहाल कर दिया गया फिर से, और जिसमें ये कहा गया कि ये सब सम्मान है, न कि आपका टाइटल है। तो लेकिन हाँ, आज भी है कि कोई भी आदमी जैसे भारत रत्न प्राप्त किया, तो वो अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा कि भारत रत्न डैश, कोई नाम अपना जोड़ेगा, तो भारत रत्न नाम के आगे नहीं जोड़ सकता। वो एक सम्मान है जो उनके पास है। लेकिन हाँ, कुछ अलग से व्याख्या की गई, जैसे कि आपका सेना में अगर किसी को ऑफिसर कुछ मिलता है तो कर्नल हो गया आपका, ठीक है, जनरल हो गया, तो ये वो लोग चीफ मार्शल हो गया, तो वो लगा सकते हैं। अब दूसरा आपका फ्रीडम, जो आपका राइट टू फ्रीडम है, तो राइट टू फ्रीडम आपका 19 से लेकर के 22 के बीच में है। तो 19 में आपका 6 अलग अलग तरीके के राइट की व्याख्या की गई है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, मतलब जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित 6 अलग अलग राइट हैं, उनकी व्याख्या आर्टिकल नंबर 19 में की गई है। आर्टिकल नंबर 20 में अगर बात करें कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, तो मतलब अगर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, अब आपका अगर मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसके विरुद्ध भी, कि मतलब आपको नियम के कानून के आधार पे आपको उसकी सज़ा मिलेगी, तो इसके लिए आपका आर्टिकल नंबर 20 में व्यवस्था की गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी आपको गिरफ्तार कर रहा है, तो उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड में उसने आपको गिरफ्तार किया है, ठीक है क्या। आर्टिकल नंबर 21 की अगर बात करेंगे, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 21 में ये बात की गई है कि लाइफ एंड लिबर्टी, कि मतलब किसी हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, और उसके साथ में हर आदमी को लिबर्टी का अधिकार है, मतलब उसको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, अपनी ज़िंदगी को फ्रेम करने का अधिकार है। आपका इमरजेंसी के समय में आपका आर्टिकल 21 जो है कोई नहीं ले सकता, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 किसी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अब देखिए आर्टिकल नंबर 22 में बात की गई कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या फिर आपको बंदी बनाया जाता है, तो उसमें जैसे उसमें नियम होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, तो ये सारे आपके अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आपके पास कुछ अधिकार हैं, वो आपका आर्टिकल नंबर 2324 में है। आर्टिकल नंबर 23 जो आपका फोकस करता है, वो करता है बाउंडेड लेबर, ठीक है, तो बंधुआ मजदूर से संबंधित, या फिर कभी कभी आपने देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। तो ये सब जो निगेटिविटी है उसको समाप्त करने के लिए किया गया है। मतलब कि बंधुआ मजदूरी हो गई, अगर किसी को बिना, बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि किसी को बिना वेज दिए, बिना उसका पारिश्रमिक दिए अगर उससे काम करवा रहे, तो वो आपका बंधुआ मजदूरी हुई। इसी तरीके से 24 में अगर आप बात करेंगे, तो प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। अगर मान लीजिए किसी भी संस्थान में 14 साल से कम के बच्चों को वहाँ पे काम कराया जा रहा है, तो वो आपका गलत है, आर्टिकल नंबर 24 का उल्लंघन है, ठीक है, आप नहीं करा सकते। तो बिलो 14 कोई भी काम नहीं करवा सकता, उसको बाल मजदूरी मानी जाएगी। तो ये आपका एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपका अधिकार प्राप्त है आपको 23 और 24। अब चौथा जो है आपका रिलीजन। तो रिलीजन में क्या है कि 25, 26, 27, 28 ये सारे जो हैं आपका रिलीजन के अंतर्गत आते हैं। तो 25 नंबर जो आपका रिलीजन के अंतर्गत आपका फ्रीडम है, राइट है, वो है आपका फ्रीडम ऑफ कंसियंस ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो ना, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे पूजा पाठ करते हो उस पद्धति से, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उस पद्धति से पूजा पाठ करने का, उसको उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत आपको संविधान के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल नंबर 26 के अंतर्गत फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल नंबर 26 के अंतर्गत आपको कहा गया है कि आप कोई भी रिलीजियस अफेयर, धर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम है, उसको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 27 की अगर बात करें, तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप मान लीजिए किसी भी रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए आप उसमें कोई चंदा देते हो, तो आपने देखा है कि चंदा देते समय आपको कोई टैक्स देना पड़े, तो ये सब फ्री है, मतलब उसमें आपको कोई भी टैक्स सरकार नहीं लगाती है। तो धार्मिक संबंधित कानून संबंधित क्षेत्रों में अगर आप कोई पैसा देते हो, तो वो आपका टैक्स के बाहर होता है, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 में ये बात की गई है कि फ्रीडम एज टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अगर मान लीजिए किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो, कोई कार्यक्रम अटेंड करते हो, कोई प्रोग्राम अटेंड करते हो, ठीक है, या आप कहीं जा करके आप किसी विशेष पद्धति से पूजा पाठ कर रहे हो, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो आपका धर्म से संबंधित है, वहाँ पे आपका कोई पद्धति से पूजा पाठ किया जा रहा है, तो उसका फ्रीडम जो आपको है 28 आर्टिकल नंबर 28 के अंतर्गत प्राप्त है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30 की, जो कि आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए है।
ये जो आपका 29 और 30 है वो आपका विशेष रूप से माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो इसमें क्या है देखेंगे, आर्टिकल नंबर 29 में क्या कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो माइनॉरिटी हैं, चाहे वो आपका लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो या फिर उनके संख्या के आधार पे हो, तो ऐसे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत प्राप्त होता है। ये आपका कहा गया है। आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि ऐसे माइनॉरिटीज़ के पास यह अधिकार है कि वो आपका कोई भी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन जो है उसको संचालन कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 30 में व्याख्या की गई है। आर्टिकल नंबर 31 में जो कि आपका रिपील कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, वो आपका था राइट टू प्रॉपर्टी को, आपको मतलब एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार है जिसको समाप्त कर दिया गया। और इसको ऐसा नहीं है कि एकदम समाप्त करके इसको संविधान से बाहर कर दिए, अब इसको एक लीगल राइट बनाया गया है, मतलब कि इसको कोर्ट के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, न्यायिक जो आपका अधिकार है वह अभी भी है, लेकिन पहले ये क्या था, ये आपका मौलिक अधिकार था। अब आर्टिकल नंबर बात करेंगे 32 की बात करेंगे, तो 32 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये आपका 6वां नंबर का फंडामेंटल राइट है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का क्या मतलब होता है कि संवैधानिक उपचार। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपको राइट नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा करके अपने अधिकार के लिए बात कर सकते हैं या गुहार लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि कई तरह के रिट आते हैं, 5 तरीके के मुख्य रूप से रिट होते हैं जिसकी व्याख्या की जाती है। तो अब रिट किसी अन्य वीडियो में बना देंगे। अब आर्टिकल नंबर कुछ जो आपका, जैसे आप सोचेंगे कि 33, 34, 35 कहाँ गया, आर्टिकल नंबर 12, 13 की व्याख्या तो आपने की ही नहीं, तो समझिएगा आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, क्योंकि ये सारे नियम कानून कोई भी स्टेट ही तो लगाएगा। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य से मतलब नहीं है, स्टेट का कई अर्थ है। यहाँ पे आप विशेष बात समझेंगे, स्टेट का कई अर्थ है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, कोई भी सरकारी कंपनी है, ठीक है, आपका कोई भी राज्य सरकारें हैं, कोई यूनियन टेरेटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये सारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसको स्टेट के अंतर्गत डेफिनेशन में रखा गया है। तो आर्टिकल नंबर 12 में ये बोला गया। आर्टिकल नंबर 13 में आपका इसमें बोला गया कि लॉ इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें ये बोला गया कि अगर कोई कानून या नियम सरकार के द्वारा ऐसा बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध है, तो वह नियम जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 33 में आपका आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी कंटोनमेंट बोर्ड हो गया या किसी भी आर्मी के एरिया में, यह ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे फंडामेंटल राइट प्राप्त होंगे, वहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट को समाप्त किया जा सकता है। आप वहाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी वहाँ जा सकता है, वहाँ रह सकता है, अपना ज़मीन ले सकता है, तो वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। यही चीज़ अगर आपका मार्शल कोर्ट मार्शल या फिर मार्शल लॉ के केसेस में आपका 34 आर्टिकल नंबर 34 के अंतर्गत दिया जाता है। उसके बाद अंतिम आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 35, और इसमें कहा गया है कि लेजिस्लेटिव टू गिव द इफेक्ट ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 में जो कि फंडामेंटल राइट की बात करता है, उसको लेजिस्लेटिव प्रदान करने वाला आर्टिकल 35 है। मतलब उसको फोर्स कहाँ से मिली, वो आपका आर्टिकल नंबर 35 में बताया गया है कि कौन कौन से एरिया में किस किस जगह पे आपका फंडामेंटल राइट लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने माइंड मैप बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने जो माइंड मैप बताया आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के और माइंड मैप अगर आपको जानना है या फिर किसी और विशेष पॉइंट पे आप डिस्कशन करना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।